कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। नीलिमा हमारी तरह ही छोटी सी उम्र से ही बच्चों को पढ़ाती है, फीस की पहले बात कर लेती है। इसके एटीट्यूड देखकर तो मैं भी दंग हूँ दीदी। आपको याद है बचपन के वह दिन जब सबके बर्थडे मनाए जाते थे और हम सभी भाई बहन अपने बर्थडे पर केक के लिए कितना ललायत होते थे, कितनी गरीबी थी। हाँ प्रताप, मुझे सब याद है। तेरे बर्थडे पर इस बार मैं केक लाऊंगी करके मैं भी तो लालच में बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाने लग गई थी। काश मैं भी नीलिमा जैसी होती। पहले तो कोई पढ़ने को तैयार ना हुआ, फिर मोहल्ले भर के प्राइमरी के बच्चे आने लगे। फीस के बारे में कौन सोचे, मैं तो यही खुश थी कि मेरे पास बच्चे आ रहे हैं। महीना बीता तो कितनी उम्मीद से मैं उन बच्चों के अभिभावकों को देखती कि कुछ तो देंगे मुझे। मानसिकता देख उन लोगों की एक ने कहा भी 50-50 रुपये हमें मीनाक्षी को देने चाहिए, पर दूसरी ने बात काट दी। अरे बित्ते भरे की छोरी है, अभी से पैसे देंगे आदत खराब हो जाएगी। तब भाई सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गई। उस दिन वह छोटी सी मीनाक्षी कितना रोई थी। उस समय का अपना बाल्यकाल याद कर मीनाक्षी भावुक हो गई। तब प्रताप ने कहा, नीलिमा आज की लड़की है दी, जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। यही विश्वास इसका इसे एक दिन बुलंदियों पर बैठाएगा। समाज की नस पहचानती है, इसीलिए पहले पैसे की बात करती है। यही अंतर है हमारी और इसकी जनरेशन में। नीलिमा का व्यक्तित्व दोनों भाई बहन के सामने एक आदर्श बनकर चमक रहा था। दीदी, उसने जब चश्मा उतारा तो उसकी आंख में क्या था, बड़ा भद्दा सा लग रहा था। यही प्रताप, यही ऊपरी खोट जो भगवान ने उसे दी है तुम्हें, जिसे उससे कोई लेना देना नहीं। तुमने उसकी आंख को देखकर भद्दापन कहा। अब उस समय का अपना बाल्यकाल याद कर मीनाक्षी भावुक हो गई। तब प्रताप ने कहा, नीलिमा आज की लड़की है दी, जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। यही विश्वास इसे एक दिन बुलंदियों पर बैठाएगा। समाज की नस पहचानती है, इसीलिए पहले पैसे की बात करती है। यही अंतर है हमारी और इसकी जनरेशन में। नीलिमा का व्यक्तित्व दोनों भाई बहन के सामने एक आदर्श बनकर चमक रहा था। दीदी, उसने जब चश्मा उतारा तो उसकी आंख में क्या था, बड़ा भद्दा सा लग रहा था। यही प्रताप, यही ऊपरी खोट जो भगवान ने उसे दी है तुम्हें, जिसे उससे कोई लेना देना नहीं। तुमने उसकी आंख को देखकर भद्दापन कहा। अब सोचो उसके अपनों को उन्हें कितना भद्दा लगता होगा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है उसको इतना मुखर होने के पीछे। एक कमजोरी ही कभी कभी दीदी उसकी ताकत बन जाती है। कैसा समाज है हमारा, उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। हाँ, दूसरे के लिए अपने में लाख कमी हो, पर दूसरे की एक कमी भी उनके लिए हास्य का विषय होती है। मीनाक्षी को बहुत पुरानी बात याद आ गई, जिससे उनके होठों में एक विशेली मुस्कान फैल गई। पहली बार उन्हें कोई देखने आने वाला था। वह कितना अपसेट हो गई थी। उनके विरोध करने पर माँ ने कहा था, वह तो शुक्र कर मीनाक्षी, वह तेरी तरह शिक्षक है और उन्हें तेरी नौकरी करने पर भी कोई ऐतराज नहीं। तब उन्होंने भी कह दिया था कि ऐतराज कैसे होगा माँ, मेरी तनख्वाह पर तो उसकी नज़र होगी। फिर पता नहीं उस समय माँ ने उनकी इतनी क्लास लगाई थी, वह याद करना नहीं चाहती थी। उनकी विशेली मुस्कान का राज तो यह था कि वह बिल्कुल टकला था, एकदम चिकना, बाल झड़ गए। नहीं, शायद वह जन्मजात टकला था। उसके बाद भी देखिए मीनाक्षी जी की लंबाई उसे बहुत कम लगी, रंग भी दबा हुआ लगा। हंसी और ज़्यादा बढ़ गई उनकी जब वह जाते जाते इन्हें तो रिजेक्ट कर गया। ऑप्शन में दोनों छोटी बहनों के लिए हामी भर गया। आज वातावरण बहुत बोझिल हो रहा था।
जून महीने की गर्मी, भयंकर गर्मी, उसके साथ ही बादल लगे थे। आसमान और धरती में ठन गई थी, मानो आसमान आज पृथ्वी से निकलने वाली ग्रीष्म वाष्प को ग्रहण करने से इनकार कर चुका था। पूरा वातावरण एक गैस के चैम्बर सा हो उठा था। न चटक धूप थी, न ही शीतल छाया। घनघोर स्याही काले बादल चारों ओर से दौड़ दौड़ कर पृथ्वी को घेरने में लगे थे कि उसकी गरम हवा का नुन्ना सा तिनका भी उसके अंदर घुस न जाए। पृथ्वी और आकाश की ठनाठनी से बेहाल धरती पर हाहाकार मचा था। बिजली थी कि आती और ऐसे गर्मी से पिघले तार झड़ भर में धाड़ धूड़ कर जल उठते। सभी इस आती जाती बिजली से परेशान हो घरों के बाहर या छत पर बहुतायत में दिखाई दे रहे थे। नीलू इस सबसे बेखबर अपने घर में अंदर फोल्डिंग चारपाई पर लेटी बहुत परेशान हो करवटें बदल रही थी। रेणुका ने छत से ही आवाज दी, बेटा नीलू, आ ऊपर आ जा, बहुत गर्मी है अंदर, ऊपर से लाइट भी नहीं है। अम्मा मैं ठीक हूँ, यहाँ ऊपर भी तो कितनी हुमस हो रही है। हाँ हो तो रही है, काले घने बादल छाए हैं, हवा का कतरा भी नहीं चल रहा। फिर भी अकेले अंदर कमरे में क्या कर रही है? आ बेटा ऊपर आ जा। नहीं अम्मा मैं यहीं ठीक हूँ, हाथ से पंखा झल रही हूँ, नींद आ रही है। यह कहते ही उसकी आंख से भल भल आंसू गिरने लगते हैं, जिन्हें उसने रोकने की भी कोशिश नहीं की। आंसू उसके दोनों तरफ से कानों से होते हुए बाल भिगोकर उसके तकिए को भिगो रहे थे। तभी उसे ऊपर अपनी पड़ोस वाली आंटी की स्पष्ट आवाज सुनाई दी, आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं। रेणुका तुम बार बार नीलू को बुला रही हो, पर वह सुन कहाँ रही है। इन्हें अपना अकेलापन ही ज्यादा पसंद है, अपितु अपने माता पिता का साथ। इसके आगे उसने अपनी अम्मा को सुना, ऐसी बात नहीं है जीजी, मेरी नीलू को अपने अम्मा बापू का साथ अच्छा लगता है। इस समय बेचारी। फिर न जाने रेणुका बहुत धीरे से बोली, जो उसकी जीजी उसके होठ चलाते ही समझ गई और अंदर असमंजस में लेटी नीलू भी समझ गई कि इसके आगे उसकी अम्मा ने क्या कहा। फिर आगे पड़ोसन बोली, मेरी बात मान रेणुका, तू कोई अच्छा सा लड़का देख, नीलू की शादी कर दे। अरे जीजी कैसी बातें करती हो, बच्ची है अभी वो। बच्ची? 18 साल की लड़की को बच्ची कह रही हो? अरे अभी 18 की कहाँ जीजी। क्यों, मेरी भतीजी से 4 महीने ही तो छोटी है। हाँ मतलब अभी तो 18 में ही है, 18 की पूरी हो जाएगी, 19-20 वर्ष रेत की तरह खिसक जाएंगे, लड़कियां बाढ़ की तरह बढ़ती हैं। आपकी बात सही है जीजी, पर इसके बापू अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहे। अरे बिट्टू को पढ़ाना, फिर खूब पढ़े जब तब। रेणुका अब कुछ न बोली, मुंह में ही घोले शब्द उसने अपने बिट्टू पर किया कटाक्ष अच्छी तरह सुन लिया था। जीजी थोड़ा गंभीर हो बोली, मेरी अपनी बिरादरी के हो तो सलाह दे रही हूँ। नीलू की आंख का तिल बढ़ता जा रहा है, अभी 18-19 में होशियारी से उसका ब्याह कर देगी तो समझ गंगा नहाली। मेरी नज़र में है कुछ लड़के अच्छा कमाते हैं, समय से शादी नहीं की उन्होंने तो 30 से उम्र ज़्यादा हो गई। तू कहे तो मैं इसके लिए बात करूं, अभी कच्ची उम्र में तिल की बात तो दब जाएगी, तुम लोगों का बोझा भी कम हो जाएगा। यह सब नीचे नीलू सुन रही थी। एक तो पहले से किसी बात को लेकर बाल्टी भर आंसू बहा चुकी थी। यह बात सुनकर तो अब उसके आंसू सागर की लहरों से उफान पर थे।
लेकिन तभी उसने अपनी अम्मा को कहते सुना, जीजी, आप नीलू की इतनी चिंता ना करें। नीलू किसी पर बोझ बनने नहीं जाएगी, बल्कि उस घर का भाग्य खुल जाएगा जहां मेरी नीलू जाएगी। जैसी तुम लोगों की मर्जी। 4 लड़के पढ़ा लेने से यह मत समझना रेणुका कि बिटिया तुम्हारी बहुत बड़ी मास्टरनी बन जाएगी। रेणुका का मनोबल तोड़ना ही उसका उद्देश्य था। सो रेणुका हताश हो बोली, जीजी, भाग्य से बढ़कर कुछ ना मिलता। कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। मेरी नीलू अभी पढ़ने में अच्छी है, अभी से अपने पैरों में खड़ी होकर उड़ना चाह रही है, तो फिर हम क्यों उसके पर काट दें। नीलू से अब नहीं सुना जा रहा था। वह उठकर ऊपर जाकर बताना चाहती थी कि आंटी, तू हमारे घर की फिक्र क्यों कर रही है? अपने घर में देख, 2 लड़कियां हैं। तेरी कब से कंप्यूटर कोर्स के बहाने दिन भर उसी में घुसी रहती है। उनका ब्याह क्यों नहीं रचा देती उन्हें अच्छा कमाने वाले 30 साल के ऊपर लड़कों से जो बिन ब्याहे बैठे हैं। किंतु वह कुछ सोचकर रुक गई। एक तो उसे उसके बापू ने सख्त हिदायत दी थी कि मोहल्ले में कभी किसी से ना उलझना बेटा। दूसरा, आज उसका स्वास्थ्य भी ठीक न था। तीसरा, आज स्कूल का आखिरी दिन था, जहाँ कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे वह इतना विचलित थी। 12th का रिजल्ट तो पहले ही आ चुका था। जो जैसा था उसी हिसाब से मार्क्स पाया था। इस वर्ष और वर्षों की अपेक्षा 12th का रिजल्ट बहुत खराब रहा। प्रतिशत बहुत कम रहा, जिसका कारण छात्र कोर्स से बाहर के पूछे गए प्रश्नों को बता रहे थे। नीलू 76% लाकर अपने स्कूल में दूसरे स्थान में थी, जबकि वहीं विकास ने सबको चौंका दिया था। वह मेरिट में 5वें स्थान पाकर 85% लाया था, जबकि प्रथम स्थान वाला 88% लाया था। जहां और वर्षों में छात्रों के अंक 98 और 99% तक जाते थे, इस वर्ष 88% में ही सिमट गए। नीलू का दुख यह भी न था, वह तो किसी और ही बात पर उलझ गई थी। सभी छात्र छात्राएं अपने सुनहरे अग्रिम भविष्य के लिए कॉलेजों में एडमिशन ले रहे थे। बस एक नीलू थी जिसने फिलहाल अभी कहीं एडमिशन नहीं लिया था। उसके पीछे सच्चाई जो भी हो, पर लोगों का अपना अपना मत था। उसके लिए जो इस प्रकार था, बापू के पास पैसा ही नहीं जो इंजीनियरिंग करवाए, कर्ज में बेचारा वैसे ही डूबा है। लड़की इतनी भी होशियार नहीं कि सरकारी कॉलेज निकाल देती। झूठ देखो महारानी का, मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं तो फिर कोई नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ाए। अब हंसकर वर्षा ने मजाक उड़ाया था। जिस चीज से मुझे कुछ लेना ही नहीं और मैं हूं कि रोई जा रही हूं, सोचते हुए वह खिड़की पर आ खड़ी हुई, जहां नीलू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास का इतने नामचीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। वह जानती थी कि वह है इस काबिल। बात उसके गले में यह फंस गई कि उसी कॉलेज में वर्षा ने भी एडमिशन पा लिया, जहां विकास ने अपनी योग्यता के बल पर पाया, वहीं वर्षा ने बैकडोर से डोनेशन से प्रवेश पा लिया। नीलू इस बात पर आंसू बहाती हुई उठ खड़ी हुई। खिड़की में खड़े खड़े उसे मीनाक्षी मैम की किसी संदर्भ में कही बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है, तो तर्क से वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। ना करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता। जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है। क्या जरूरत थी मुझे झूठ बोलने की? मैंने भी इंजीनियरिंग परीक्षा दी थी, पर कहाँ दी, कब दी? वर्षा ने कैसे विकास के सामने उसका मजाक उड़ाकर उसे झूठी कहा? मैं क्यों विकास के सामने अपने आप को साबित करने में लगी रहती हूँ? सच्चाई से सामना कर नीलू, बापू के पास कहाँ इतने पैसे हैं जो तुझे इंजीनियरिंग करवा पाए। ऐसा भी नहीं कि अगर मैं इच्छा रखती वह ना करवाते।
पर फिर वही रामधन चाचा से कर्ज, जो तू बिल्कुल नहीं चाहती। मजबूत बन। तुझे मीनाक्षी मैम और प्रताप सर के साथ मिलकर इंजीनियरिंग के लिए सच्चे सैनिक तैयार करने हैं, ना कि वर्षा जैसे भेड़ चाल इंजीनियर। ओ फिर वर्षा, अपने सर को झटक कर उसके अंदर की नीलू ने कहा। मजबूत बन, इरादे मजबूत होंगे तभी सफलता मिलेगी। कृष्णपाल और रेणुका छत पर चटाई बिछाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। वही नीलू और बिट्टू घर के अंदर पंखे के ठीक नीचे अपनी चारपाई लगाकर लेटे हुए हैं। ओ बहुत गर्मी है। ये सप्ताह गर्मियों का सबसे गर्म दिन होते हैं, जिन्हें नौतपा कहते हैं। नौतपा लगता है जान लेकर रहेगा। रेणुका ने हाथ का पंखा झलते हुए कहा, गर्मी पड़ना भी बहुत जरूरी है। दिक्कत तो यह है लाइट से है, जो सारा दिन नहीं आती और अब रात में भी नहीं आ रही। व्यवस्था इसी से बिगड़ गई। हाँ, इन्वर्टर दिन भर बचा कर रखती हूँ, जिससे बच्चे बेचारे रात में तो एक पंखा चलाकर सो जाए। हाँ, अच्छा याद दिलाया। इन्वर्टर भी तो खराब हो रहा है हमारा, बनवाना है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है बनवाने की। मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर दिखवाया था। 10-12 हजार का खर्चा बता रहा था। सो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, फिर बाद में देखा जाएगा। इन्वर्टर वाली बात नीचे नीलू ने सुन ली थी। वह फिर दुखी हो गई कि ऐसे छोटे छोटे 10-12 हजार वाले खर्चों के लिए भी मेरे माँ बापू को कितना सोचना पड़ता है। मैंने आगे ना पढ़ने का डिसीजन लेकर अच्छा ही किया। अब तो बस मुझे प्रताप सर की कोचिंग में 10th वालों को पढ़ाने का मौका मिल जाए। वह विचारों में खोई हुई थी कि बिट्टू ने प्यार से उसके गले में हाथ डालकर कहा, दीदी पहले तो तू ऐसी ना थी। कैसी मेरे भाई? ऐसी रोई रोई सी, कहीं खोई खोई सी। पहले तो रोज एक कहानी मुझे सुनाया करती थी, अब कब से तुमने मुझे कहानी नहीं सुनाई? सुनाओ ना दीदी। 7 बहनों के अकेले भाई वाली कहानी। बिट्टू, कहानी हकीकत थोड़ी होती है, सब मनगढ़ंत होती है। अब तू बड़ा हो गया है। देख मेरे भाई, तुझे खूब पढ़ाई करनी है, अच्छा बनना है। हम दोनों भाई बहन कुछ बड़ा करके अपने अम्मा बापू के लिए कुछ बड़ा करेंगे। भावी सपनों को बुनते हुए नीलू नींद की आगोश में चली गई। थोड़ी देर बाद बिट्टू भी सो गया। उठ बिट्टू, सुबह की 6 बज गए हैं। सभी बच्चे पढ़ने आते ही होंगे। अब गर्मी भर छुट्टियों में मैं सुबह सुबह ही तुम लोगों को पढ़ाया करूँगी। सुबह सुबह घर के बाहर वाले कमरे में नीलू की क्लास सज जाती। वर्षा के तीनों भाई और 2 लड़कियों के साथ 4 लड़के आज नए आए थे। आप सभी बहुत होशियार और समझदार हो। अब हम मैथ्स का पहला लेसन पढ़ेंगे। नीलू से बच्चे बहुत ही सरलता से हंसी खुशी पढ़ रहे थे। तभी जैसे एक भूचाल आ गया हो। गेट से ही रामधन चिल्लाता हुआ आया, कहाँ हो कृष्णपाल दादा? आज तो घर में ही हो ना? कहते हुए वे बाहर से उसी कमरे में जिसमें नीलू बच्चों को आंगन में आ खड़ा हुआ पढ़ा रही थी, प्रवेश करता हुआ आंगन में सन्नाटा देख वह फिर से चिल्लाया, घर में कोई है कि नहीं? नीलू और उसकी माँ इकट्ठा ही आंगन में आए। क्या हुआ भाई साहब? नीलू की निगाहों में भी यही सवाल था। रामधन ने एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक नीलू पर डाली और बोला, दादा घर पर है कि नहीं? तब तक कृष्णपाल अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकला और बोला, अरे भाई आ बैठ। रात भर बत्ती गुल रही, अब सुबह सुबह आई है।
तो भोर में आंख लग गई। मैं यहाँ बैठने नहीं आया दादा, हमेशा दुख में मैं ही सारा बना हूँ। अब गोदी में खिलाए बच्चे हिसाब देखने को कहे तो अपने आप में लगता है कि वह हमें चोर समझ रहे हैं क्या। स्थिति को भांपते हुए नीलू ने बच्चों की छुट्टी कर दी और अपने आप को कसकर कुर्सी से चिपका लिया। बापू की बात याद रही, कभी बड़ों के बीच में मत बोलना बेटा, पर कान खड़े कर रखे थे। कृष्णपाल ने कहा, बैठ तो पहले, बताएगा भी। मेरे बुरे वक्त में तो तूने ही मेरा साथ दिया, यह मैं मरने तक नहीं भूलूंगा। कृष्णपाल की इस नरमी से रामधन थोड़ा शांत हुआ, पर फिर भी भुनभुनाते हुए बोला, दादा नीलू लड़की है, इतना सर पर ना चढ़ाओ कि कल को बदनामी हाथ लगे। बात क्या है यह तो बता। कल आई थी नीलू मेरे घर पर, ना चाचा से दुआ सलाम और ना ही सामने बैठी इसे चाची दिखाई दी, जो इसे देखते ही पुलकित हो उठी। बेचारी जान छिड़कती है इस पर यह कहाँ उसे आंख देखे। आते ही जैसे सीआईडी ऑफिसर हो बोली, मुझे अपने बापू के कागज देखने हैं, कितना लिया, कितना ब्याज दिया और कितना बचा है। तब मैंने कहा, कल तेरे घर आकर तेरे बापू को मैं ही दिखा दूंगा। मेरा इतना कहने पर बिगड़ गई, कहने लगी दिखाने में कितनी देर लगती है, लाओ अपनी पोथी, मैं खुद ही देख लूंगी। इतनी देर से खड़ा कृष्णपाल सब बात समझकर बोला, इसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत थी, तो भी रामधन दिखा देता उसे अपना रजिस्टर। अब मेरी लड़की समझदार है, उसे अपने बापू की हर तरफ से चिंता रहती है। रामधन फिर भुनभुनाता हुआ बोला, क्या मतलब है तुम बाप बेटी का कि मैं चोर हूँ, एक के 10 बनाता हूँ। अरे मेरे यहाँ पेड़ में नहीं उगते पैसे, धर्म कर्म करने के मारे अपना पेट काट कर तुम लोगों को जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा देता हूँ कि नहीं। सीधी सादी रेणुका को यह बात रामधन की सही लगी। उसे याद आया पिछली नौकरी में 6 महीने वेतन नहीं मिला था, घर में मुट्ठी भर आटा भी न था, एक दिन की बच्चों को घोल कर ही चटा देती। तब मैं ही गई थी रामधन के दरवाजे, कितनी इज्जत से इसने मुझे पैसे भी दिए और आश्वासन भी। यही सोचते हुए वह झट से बोली, पहले आप बैठ तो जाइए भाई साहब, मुझे सब याद है, आपने कब कब हमारी सहायता की, पाई पाई चुकाऊंगी आपकी। रेणुका की इस नरमी पर रामधन अब बिल्कुल ढीला पड़ गया। आंगन में रखी कुर्सी पर धम से बैठता हुआ बोला, भाभी जी 1 गिलास पानी मिलेगा, सुबह उठकर सीधे यहीं चला आया। हाँ हाँ भाई साहब, पानी चाय सब लाती हूँ। आंगन में रामधन और कृष्णपाल चाय की चुस्की लेते हुए घर परिवार की बात करने लगे। दादा जमाना बहुत खराब है, देख भाई तुझे अपना समझता हूँ, तब कह रहा हूँ नीलू का घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना तो ठीक है, पर मेरे सुनने में आया है कि शहर के बाहर जो बड़ी सी कोचिंग खुल रही है वहाँ पढ़ाने जाएगी नीलू। लापरवाही से कृष्णपाल ने कहा, सही सुना तूने, मेरी लड़की की काबिलियत से उसकी मैम बहुत प्रभावित है। फिर उठते हुए कृष्णपाल बोला, अच्छा अब चल रामधन, मेरा भी दफ्तर जाने का टाइम हो रहा है। रामधन दरवाजे तक पहुंचा था कि कृष्णपाल ने आवाज दी, अगली बार मेरा रजिस्टर लेते आना, नीलू सब क्लियर करना चाहती है। कितना दिया, कितना बचा। रामधन मुंह में ही कुछ बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। नीलू अंदर बैठी सब सुन रही थी, बस अपने बापू की कही बात की, कभी बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, याद कर वह विवश हो सोच रही थी। रेणुका नीलू को खोजती हुई कमरे में आई तो उसने देखा
उसकी बेटी कुर्सी पर पैर ऊपर कर अपने हाथ की तर्जनी उंगली को दांतों से काटते हुए कहीं खोई हुई है। उसे यह तक भान नहीं कि माँ सामने खड़ी है, उसे देख रही है। बेटा नीलू, हमें एहसान तो मानने चाहिए ना। फिर उसने बुरे वक्त पर सहायता तो की है ना हमारी। रेणुका की आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती हुई उसे सुनाई दी। वह चौंकी, फिर यथार्थ के धरातल पर आकर बात समझकर बोली, अम्मा, मैं कितनी बार जस्टिफाई कर चुकी हूँ कि वह एहसान नहीं था, उसे व्यापार कहते हैं और वह बेईमान आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सहायता नहीं करता, मीठी मीठी बातें कर अपना उल्लू सीधा करता है। सही बताऊं तो यह काम करने के लिए सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। बस मैं इसके सामने बहुत छोटी पड़ जाती हूँ, नहीं तो मैं इसका मिनटों में असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दूँ। शांत रह बेटा, अन्याय तो कभी सहन नहीं करना चाहिए, पर क्या ही शब्द कहूँ उसके लिए। जब चारों तरफ निराशा हो, पैसों की कहीं से कोई आस ना हो और पैसा ही उस निराशा को मिटा सकता हो, तब इसी रामधन ने एक बार नहीं कई बार हमारी सहायता की है। अब इसके पीछे इसकी मंशा जो भी हो, मेरा दिल तो इसके लिए कृतज्ञता महसूस करता ही है। नीलू कुछ नहीं बोली। वह सब समझती थी कि वह रामधन जैसे चाचा कितने पानी में रहते हैं, अपने पैसे और चापलूस बातों में उलझाकर दूसरों की सोचने समझने की शक्ति छीन लेते हैं। नीलू सोचती है कि अगर अभी मैं वह सच कह दूं जिसे यह समाज सुन ही नहीं सकता और शायद सुनकर मुझे झूठी करार घोषित कर दे। उसने बचपन से रामधन चाचा की आंखों में अपने लिए वह देखा था। अगर वह अपने ही अम्मा बापू से कहे तो वह उसे उसकी गलत मानसिकता समझेंगे। जाड़े के दिन थे। इसी रामधन को चाय देते हुए इसने इस कमीने ने सोचते हुए उसे अभी भी रोना आ रहा था। कितने कसकर चिगोटी काटी थी। अनायास ही उसका हाथ अपने सीने पर चला गया। उसी दिन से नीलू ने अपना बचपन परे सकेल दिया। वह गरीब की लड़की थी, अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती थी। उसके अम्मा और बापू ने उसे संस्कारों में रहना और झूठ का पर्दाफाश करना सिखाया था। अपने आप में दृढ़ निश्चयी थी कि शिक्षा के बल पर वह अपनी गरीबी जड़ से मिटा देगी। समाज में ऐसे धूर्तों का पर्दाफाश कर वह इनकी लक्ष्मी आने वाली राह में रोड़ा लगाना चाहती थी। कोचिंग संस्थान में मीनाक्षी मैम और प्रताप सर की देखरेख में कार्य चल रहा था। कुछ थोड़े बने भाग में प्रताप अपने पुराने छात्रों को पढ़ाते थे। मीनाक्षी मैम की गाइडलाइंस में नीलू ने अपने ही शहर के से बीएससी में एडमिशन ले लिया था। नीलू के अपने घर में भी बच्चों की संख्या पढ़ने वालों की बढ़ चुकी थी। घर पर वह छोटे बच्चों को ही पढ़ाती। वह उन छोटे बच्चों में शुरुआत से ही किताबी ज्ञान के अलावा इस समाज को देखने परखने का वह सूक्ष्म ज्ञान भी देती थी। पर्यावरण पढ़ना तो उसके हर विषयों के साथ चलता। आज सुबह ही उसने अपनी अम्मा को गर्म चाय प्लास्टिक की छलनी से छानते हुए देख लिया। फिर क्या था, उसने अम्मा 7 बच्चों को भी प्लास्टिक हमारे शरीर में कैसे घुल रही है अच्छे से समझाया। अम्मा, जो तू लाख मेरे समझाने पर भी अपनी रसोई से प्लास्टिक के डिब्बे छलनी नहीं हटा रही, देखना एक दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैंसर की जड़ है यह, तेरे ही मुंह से मैंने सुना है। पता नहीं उसे कैंसर जैसी बीमारी कैसे हो गई। पान तंबाकू की तो कौन कहे, वह बेचारी तो चाय तक नहीं पीती थी। यही अम्मा अनदेखे विष हमारे शरीर में घुल रहे हैं जिनसे हम एकदम अनभिज्ञ हैं। अब खोलती चाय तुम प्लास्टिक की छलनी से कप में डाल रही हो तो सोचो, कुछ न कुछ प्लास्टिक तो
हम अनजाने में चाय के साथ पी गए। उसकी अम्मा क्षमा भाव से उठी और वह प्लास्टिक की छलनी उसने डस्टबिन में डालते हुए कहा, अरे कच्चा दूध छानने को लाई थी। दूध में अक्सर गाय भैंसी के महीन बाल दिख जाते हैं जो यह महीन प्लास्टिक की छलनी से निकल जाते हैं। होश ही नहीं रहता, चाय छान बैठती हूँ। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कह वह अपनी बेटी नीलू को देख मुस्कुरा दी। हाँ अम्मा, यह ठीक किया तुमने। मलमल का कपड़ा स्टील की छलनी में रखकर दूध छान सकती हो। धीरे धीरे करके अब रसोई के सारे प्लास्टिक के डिब्बे भी बदलने हैं। चार चार करके स्टील के डिब्बे मैं लाती रहूंगी। अपने पढ़ने वाले बच्चों को भी उसने बहुत प्यार से समझाया। आप लोगों के घर में मम्मी लोग माइक्रोवेव, ओवन आदि उपयोग में लाते होंगे, तो आप लोग उन्हें समझाना कि वह उसमें कभी भी कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो चाहे प्लास्टिक का बर्तन यूज ना करे, हमेशा कांच का बर्तन यूज करे। तभी पीछे खड़े होकर वर्षा की अम्मा सब कुछ सुन रही थी, जो आज अपने बेटों की फीस लेकर पहुंची थी। अचानक से नीलू की नज़र उन पर पड़ी तो वह तत्काल बोली, अरे आइए आंटी, आइए, आप कब आई और वहाँ क्यों खड़ी है? आइए बैठिए। मैं तो पहले ही आ गई थी। आज का सबक मैंने भी सीख लिया। वह नीलू को खूब आशीष वचनों से सींचने लगी। वह पूरी तरह अब नीलू की मुरीद हो गई थी। उन्हें पता था नीलू और वर्षा में कितना अंतर है। नीलू से प्रभावित हो वह अब वर्षा को हर समय नीलू से तुलना कर डांटती रहती। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था वर्षा के मन में नीलू के लिए नफरत बढ़ाने का। इसके अभिभावक जितने नीलू की तारीफ करते तो वर्षा नीलू के प्रति उतना ही जहर पाल रही थी। अक्सर वर्षा अपने आप से बुदबुदाती, मैंने अगर तुझे सबके सामने बुरा बनाकर ना दिखाया नीलू, तो मेरा नाम वर्षा नहीं। समय अपनी गति से भागा जा रहा था। इधर संघर्ष करती नीलू अपनी पढ़ाई के साथ कोचिंग संस्थान में पढ़ाने लग गई थी, पर जैसा मीनाक्षी मैम और उनके भाई प्रताप ने सोचा था वह परिणाम नहीं निकला। उनका उद्देश्य था कि बड़ी जगह जाकर कोचिंग करने वाले छात्रों को अगर हम यही सुविधा देंगे तो यहाँ से छात्रों का पलायन रुकेगा। जो कमजोर वर्ग के थे उन्हें तो वे रोकने में कई हद तक कामयाब हुए थे, पर जो लॉजिक नीलू ने लगाया था कि हम हाई फैसिलिटीज़ देकर उन बच्चों को रोक लेंगे जो फैशन के लिए पढ़ते हैं और मोटी फीस देते हैं, ऐसे वर्ग से निराशा ही मिली। उनकी पहली पसंद बड़े शहर ही थे। इन 3 वर्षों में ना ही इस कोचिंग से कोई टॉपर निकला और ना ही कोई आईआईटी, जिस वजह से कोचिंग चमक ना पाई। हाँ, 9th से लेकर 12th वाले बच्चों की पहली पसंद नीलिमा मैम ही थी। लड़के लड़कियां सब नीलिमा से पढ़ना पसंद करते। कोचिंग के बाहर स्लोगन भी इस प्रकार लगे थे, पढ़ने में तेज बनना है तो नीलिमा मैम से ही पढ़ना है। आज से 3 साल पहले विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ था। पिछले 2 वर्षों से तो यह दिन साधारण ही मनाया गया, पर इस बार नीलू ने मीनाक्षी मैम और प्रताप सर के समक्ष एक आइडिया पेश किया। क्यों ना इस बार हम किसी सेलिब्रिटी को बुलाए, खर्चा तो होगा पर हमें इसका लाभ मिलेगा। प्रताप सर को यह आइडिया बहुत जचा। वह बोले, मैंने इस बार अपने शहर के आसपास नज़दीकी गांव के सभी इंटर कॉलेजों में जाकर अपनी कोचिंग के पंपलेट बांटे हैं। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को भी बुला लेंगे। मीनाक्षी मैम को भी यह बात बहुत जमी। अब डिस्कशन होने लगा कि किसे बुलाया जाए जिसके पास समय हो और हमारे पास उसे देने के लिए पर्याप्त पैसा। नेता अभिनेताओं से लेकर सिंगर लोगों से संपर्क किया गया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बात बनने को होगी तो अचानक काल्पनिक नाम रोहन भटनागर से सेटिंग हो गई। वह अपने घर पंजाब आए थे
बच्चों में उत्साह भरने और पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में, यह बात समझाने के लिए वह बहुत कम पैसे में आने को तैयार हो गए। वह खुद लखनऊ के बीटेक तक की पढ़ाई किए थे। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, तो माताजी कॉलेज में लेक्चरर हैं। कोरोना काल में वह लोगों के बीच मसीहा बनकर उभरे। फिल्मों में उन्होंने भले ही खलनायक के रोल से प्रसिद्धि पाई, पर हकीकत में अब वह लोगों के बीच महानायक है। मीनाक्षी मैम ने अपने एक्स स्टूडेंट को भी बुलाया। सारी तैयारी बहुत जोर शोर से की जा रही थी। तय समय पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इतनी भीड़ थी युवाओं की, देखते बनता था। रोहन भटनागर की एक झलक पाने के लिए लोग झटपटा रहे थे। ऑटोग्राफ जो पा जाते वे तो बेहद खुश होते। रोहन भटनागर ने अपने संघर्ष की कहानी, अपनी शिक्षा का महत्व पर छोटा सा भाषण दिया। लोग तो उनके डायलॉग उनके मुंह से सुनना चाहते थे। उन्होंने वह मुराद भी लोगों की पूरी की और चलते हुए वायदा भी किया कि हर वर्ष आऊँगा, जैसा लोग भीड़ में मांग कर रहे थे। नीलू आज अपनी साइकिल से कोचिंग सेंटर से घर आ रही थी। वह अपनी ही धुन में थी। बीएससी करने के बाद वह सोच रही थी कि बीएड किया जाए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए कर लिया जाए। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, हेलो नीलू, कैसी है? वह चौंकी और उसने मुड़कर देखा। वर्षा अपने घर के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह साइकिल से उतरकर उसके पास गई और बोली, ठीक हूँ मैं, तू बता कैसी चल रही है तेरी बीटेक की पढ़ाई? वर्षा बड़े स्टाइल से बोली, हाँ, पढ़ाई करने तो गई है ना तू? अरे छोड़ यार, पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज तेरे जैसे लोग करते हैं। हम तो वहाँ मौज मस्ती करने गए हैं। चल छोड़ यह पढ़ाई लिखाई की बात। यार यह बता तू, तेरी रोहन भटनागर से कुछ बातचीत हुई? वे हमारे गेस्ट थे, मैं क्या उनसे बातचीत करती? सच मान तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं और ना ही मुझे ऐसा कोई क्रेज था उन्हें देखने का। झूठ क्यों बोलती है? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती? तेरे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरा है। कह खाकर लगाकर हंस पड़ी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने हंसते हुए रिसीव किया और बोली, हद हो गई विकास, तू वहाँ तो मेरा पीछा छोड़ता नहीं। रात दिन साथ रहकर भी तेरा मन नहीं भरता। जो कह रहा है अब कि मैं अभी चली आऊँ। ये क्या हो गया? नीलू की सारी शक्ति जैसे वर्षा ने निचोड़ कर रख दी हो। वह साइकिल पे पैडल मारते हुए 50 मीटर की दूरी पर अपने घर जाने की ताकत हो चुकी थी। क्या से क्या हो गया? वह क्यों यहाँ रुकी? आज सारा दिन कोचिंग में उसे लेकर कितना विशेष फील कराया जा रहा था। उसके कानों में सर और मैम की बातें गूंजने लगी। यह जो धड़ाधड़ बीटेक एंट्रेंस के छात्र हमारी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, इसका सारा श्रेय इस छोटी सी चिंगारी का है। सर प्रताप सर प्यार में हमेशा नीलू को छोटी चिंगारी ही बोलते हैं थे। तब उसकी मीनाक्षी मैम कितने स्नेह से बोली थी, गजब का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया है इस लड़की ने। क्या युक्ति सुझाई हमें सेलिब्रिटी को बुलाने की। भाग्य रहा जो रोहन भटनागर जैसी पर्सनालिटी हमारे यहाँ आई। क्या से क्या हो गए हम। इन्हीं सब बातों से प्रफुल्लित हो वह कितनी मगन हो अपने आगे भविष्य की पढ़ाई की चिंता करते हुए वह अपने घर अति उत्साहित हो चली आ रही थी। वर्षा का पीछे से पुकारना और उसका सिस्टार बस रुक जाना बेड़ा गर्क कर गया। शब्दों में कितनी ताकत होती है। कहाँ कुछ देर पहले नीलू
अपने अंदर कितना तेज महसूस कर रही थी। अपने आप से प्रॉमिस कर रही थी कि मुझे अच्छा पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से एक बार घर से पढ़कर आना चाहिए। वह स्लोगन उसे एक पंख दे देता। जब वह सामने लिखा पढ़ती, पढ़ने में तेज बनना है तो नीलिमा मैम से ही पढ़ना है, पर अब उसके पीछे यह शब्द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विकास वर्षा की भयानक हंसी चली आ रही थी, जो उसका साइकिल का पैडल मन भर भर भारी कर दे रही थी। हताश निराशा के बीच उसकी साइकिल के आगे एक आंख उभर कर आई। यह क्या, वह पुतली के पास काले तिल जो उसे यह क्या, वह पुतली के पास काले तिल जो उसे वर्षा की तरह हंसते हुए दिखा। उसने अपने घर के दरवाजे पर फटाक से साइकिल दे मारी। सीधे अपने कमरे में जाकर दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है। कांपते हाथों से वह अपनी आंखों से चश्मा उतारती है। आज उसे अपनी आंख का तिल बहुत ही भीभत्स सा दिखाई देता है। वह अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। तभी उसे अपनी सहेलियों की वह बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था विकास और वर्षा हॉस्टल छोड़कर अपना प्राइवेट रूम लेकर रहती है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।